रहीम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे आवर टॉपिक इज़ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आज हम अपने इस लेक्चर के अंदर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे कि जो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इससे हमें क्या मुराद है और किस तरह की डिफरेंट कैटेगरी हो सकती हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से। तो आज के हमारे कोर्स का जो लेक्चर है उसका टॉपिक ये होगा, हम अपना कोर्स EMT 1 पढ़ रहे हैं, दैट इज फ्रॉम फिजिक्स, BS फिजिक्स VHY 401, थर्ड सेमेस्टर इवनिंग and for the semester fall 2021. So here is the lecture outline. In the previous lecture we have talked about Coulomb's law and the difference between the Newton's gravitational law. You can see that with respect to the structure of the formulas, both laws have the same structure. Here is the mass-mass interaction, here is the charge-charge interaction, but the whole scenario and the philosophy of the laws are the same. And in the previous lecture, we discussed some numerical problems based on quantification of charges, charge-charge interaction, and electric forces between them. In this lecture, we will discuss about the continuous charge distribution, and the continuous charge distribution will be discussed along with respect to the linear charge distribution, one-dimensional case, or the surface charge distribution, two-dimensional case, and also we will discuss about the volume charge distribution, which is actually is the three-dimensional case. So the step by step हम इस लेक्चर के अंदर अपनी सारी डिस्ट्रीब्यूशंस को स्टडी करेंगे, वन डिमेंशन के हिसाब से, टू डिमेंशन के हिसाब से एंड थ्री डिमेंशन के हिसाब से. So before doing that, we have to know about that what we mean by continuous charge distribution. हमारा continuous charge distribution से मुराद क्या है? So here we have general two definitions here. First definition, a collection of closely spaced large number of elementary charges which can be graded as a continuous charge distribution. ऐसे एलिमेंट्री चार्जेस जो एक दूसरे के करीब करीब पड़े हों स्पेस के अंदर, और हम उसे क्या कह सकते हैं जी, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है जिसके अंदर किसी किस्म की डिसकंटिन्यूटी ना पाई जाए. फॉर एग्जांपल, दूसरे अल्फाज में, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्री चार्ज ऑन द इंटायर रीजन ऑफ द बॉडी और स्पेस और स्ट्रक्चर इज नोन एज कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. या फिर एलिमेंट्री चार्ज जो है वो किसी भी बॉडी के पूरे रीजन के ऊपर, स्पेस पे या फिर किसी स्ट्रक्चर पे अगर हो तो हम उसे भी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं. विद रिस्पेक्ट टू द geometry dimensions, it can be categorized into three ways. The first one is the one-dimensional distribution, second is the two-dimensional distribution, and the third is the three-dimensional distribution. So we will talk about firstly about the first-dimensional distribution. The first dimensional distribution is basically related to the collection of the closely spaced large number of elementary charges along a line or one dimension is known as line charge distribution. बड़ी ही कॉमन सेंस की बात है कि आपके पास नाम से जाहिर है, वन डायमेंशन का मतलब होगा कि इसके अंदर जितना भी चार्ज होगा वो हमेशा एक डायमेंशन के ऊपर होगा. मीन टू से इट विल बी अलोंग एक्स एक्सिस अगर हम उसको ले रहे हैं, या फिर इट विल बी अलोंग ओनली इन वाई एक्सिस, या इट विल बी अलोंग ओनली इन जी एक्सिस. तो इस तरह की सिचुएशंस को हम कहते हैं कि ये आपके पास क्या बनाती हैं, वन डायमेंशन कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगी. या दूसरे अल्फाज में, अगर एक ही लाइन के ऊपर साथ चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तो इस तरह की सिचुएशन को हम लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे. फॉर एग्जांपल, ज्योमेट्री के तौर पे हम जानते हैं कि लाइन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, या फिर जिस तरह यहाँ पे जाहिर किया गया हुआ है ये एक स्ट्रेट लाइन है, और या फिर आपके पास क्या जी, एक लाइन है जो हमने वो zigzag वे के में अंदर ड्रॉ की है. तो लाइंस की डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं. ये शेप्स जो है वो ओपन लाइन के लिए है. आप इस शेप को क्लोज भी कर सकते हैं, और एक डिफरेंट फॉर्म भी है कि यहाँ से लाइन शुरू और एक और लाइन ड्रॉ करके इसको कर दिया जाए तो वो भी आपके पास क्या होगी, लाइन होगी, बट वो क्लोज शेप के फॉर्म में बनाई जा सकती है. सो उस लिहाज से हमारे पास अगर चार्ज होगा वो इसकी अलोंग द लाइन पड़ा होगा तो हम उसे वन डायमेंशन केस कहेंगे. जस्ट लाइक यू कैन से दैट, क्या हम फर्ज करते हैं कि इस लाइन के ऊपर एक चार्ज है जिस तरह के यहाँ पे ये दिखाया गया है, तो इस तरह की जो डिस्ट्रीब्यूशन है इट इज कॉल्ड दी वन डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. आप देख सकते हैं कि इस लाइन के ऊपर चार्ज जो है वो थ्रू आउट इक्वली स्पेस किया गया हुआ है और इवनली ये डिस्ट्रीब्यूटेड है सारी जगहों पे, किसी जगह कम नहीं, ज्यादा नहीं है, तो इसको हम कह सकते हैं इट इज कॉल्ड दी लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. सिमिलरली फॉर दिस केस, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास
ये चार्ज जो है वो थ्रू आउट द बॉडी लाइन जो है वो यहाँ पे सेपरेट अपना स्पेस किया गया है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, सो दैट्स इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन को हमने लाइन की लेंथ के हिसाब से रिलेट करने के लिए हम इसकी लेंथ L ले लेते हैं और इसकी लेंथ हमने L ली हुई है। तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि टोटल लेंथ के ऊपर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, उससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है। इसके लिए हम एक नई टर्म पढ़ते हैं जो कि हमने सबसे पहले अपनी कॉलेज अपना या अंडर ग्रेजुएट लेवल की फिजिक्स के अंदर नहीं पढ़ी हुई। इट इज कॉल्ड दी यू कैन से द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कि आपके जितने चार्जेस पड़े हुए हैं पर यूनिट लेंथ, उसको हम क्या कहते हैं जी, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। सो व्हेन अ चार्ज q is distributed along the line L, the line charge density is defined as linear charge density, और इसको हम कहते हैं जी लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये बराबर होता है Q over L। Actually the Q is the distributed charge over per unit length। So you can see that हमने यहाँ पे जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है इनके ऊपर पर यूनिट लेंथ को हम क्या कहेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी कहेंगे। कि जो चार्ज है वो इस लाइन के ऊपर कितना डेंस है, how much they are closely spaced charges or you can say apart from each other। तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू ओवर एल, यूनिट्स इसके क्या है जी, कूलम पर मीटर। सो जितना चार्ज है इट इज टेकन एज अ कूलम, जितनी लेंथ इट इज टेकन एज अ मीटर। सो ऐसा यूनिट के मुताबिक इट विल बिकम एज अ कूलम पर मीटर। सिमिलरली इसका मतलब अगर हमारे पास किसी भी सिचुएशन के अंदर किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेशली इन वन डायमेंशन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर किसी बॉडी के लिए या किसी केस के लिए अगर हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी आ जाती है तो इजीली हम इससे क्या निकाल सकते हैं, टोटल चार्ज निकाल सकते हैं। और उसके लिए बड़ा आसान सा फार्मूला है, द टोटल चार्ज Q कैन बी कैलकुलेटेड एज Q इज इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लाई बाय L। तो जितनी लेंथ है उसको उस चार्ज डेंसिटी के साथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो टोटल चार्ज आ जाएगा हमारे पास, जो कि हमें इसकी वैल्यू बता सकता है। सो इट इज अ वेरी सिंपल थिंग। आप इजीली इन सारी चीज़ों के साथ इसको प्ले कर सकते हैं। सम टाइम सिचुएशन ये होती है कि हमें बहुत सारे केसेस के अंदर चार्ज की वैल्यू नहीं पता होती, बल्कि हमें सिस्टम जो है या फिर कैलकुलेशंस के लिए सिर्फ और सिर्फ डेंसिटी दे दी जाती है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी इतनी है और आपने टोटल चार्ज बताना है। तो उस हवाले से हमें थ्रू आउट द लेंथ के साथ उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तो है जी वन डायमेंशन केस। इसी तरह हमारे पास टू डायमेंशनल केस है। टू डायमेंशनल कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जाहिर बात पिछली वाले के अंदर लाइन के ऊपर बात कर रहे थे, इसके अंदर है जी a collection of closely spaced large number of electric elementary charges along surface। अब इसके अंदर बात जो है वो नोट करने वाली है। नाउ फॉर दिस टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट द सरफेस और टू डायमेंशन इज नोन एज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और टू डायमेंशनल कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं हम इसको। फॉर एग्जांपल सरफेस से क्या मुराद है, नाउ फॉर दिस केस वी विल टुक इट एज टू डायमेंशन। टू डायमेंशन से मुराद ये एक्स और वाई भी हो सकता है, ये वाई और जी भी हो सकता है, ये जेड और एक्स भी हो सकता है। तो उस हवाले से हमारे पास ये कोई रेक्टेंगल है जिसका एरिया आप जानते हैं लेंथ इनटू विड्थ होता है, और इसी तरह से ये एक सर्कल है जिसका एरिया आपके पास होता है पाई आर स्क्वायर। तो हमने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन चेक की है, तो इसके ऊपर अगर थ्रू आउट द चार्ज अवेलेबल होगा तो, और इसी तरह इस पे भी थ्रू आउट द चार्ज अवेलेबल होगा, तो इसको हम कहेंगे इट इज कॉल्ड द टू डायमेंशनल कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। ये कहलाती है जी हमारे पास टू डायमेंशनल कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। ये दो एग्जांपल है। इसका मतलब जो सरफेस ली गई है वो कोई भी हो सकती है, वो रेगुलर भी हो सकती है और वो कोई इर्रेगुलर शेप भी हो सकती है। ये दोनों जो शेप्स आपके सामने दिखाई गई हैं ये रेगुलर हैं, और अगर इर्रेगुलर शेप की बात की जाए तो वो होगी जो ज्योमेट्रिकली नॉन ऑब्जेक्ट नहीं होते, वो रैंडमली कोई भी शेप हो सकती है। तो उस हवाले से भी हम उसको कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे अगर उन पे जो चार्ज है वो एक जैसा होगा थ्रू आउट द स्पेस। अगर सिमिलरली इसके अंदर भी हमारे पास पुरानी सिचुएशन के मुताबिक हमें पूरे चार्ज ने का जो पूरा चार्ज है वो पूरे एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया गया हुआ। सो दैट्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द एरिया ऑफ द सरफेस। तो आप जिस सरफेस के ऊपर चार्जेस को स्टडी कर रहे हैं, इस सिचुएशन के अंदर, इस केस के अंदर हमें उस एरिया का पता होना चाहिए। सो दैट्स
यहाँ पे इसका एरिया जी लेंथ बनता है और ये विड्थ बनता है, तो आप इसकी विड्थ से और इसकी लेंथ की मल्टीप्लिकेशन से बता सकते हैं कि ये जो पूरा सरफेस एरिया है ये कितना है। सिमिलरली फॉर द केस ऑफ द सर्कल हेयर, यहाँ पे आप ये बता सकते हैं कि जो पाई आर स्क्वायर है वो रेडियस से लेके यहाँ तक है, तो ये उस हवाले से हमारी सरफेस का एरिया है। अगर ये एरिया आपको पता चल गया हुआ है तो आप इससे इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल सकते हैं। एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है, व्हेन अ चार्ज q is distributed evenly over a surface area A, the surface charge density is defined as the total charge occupied by the surface divided by the total area of the surface. So it is the q, which is the whole charge of the surface divided by the area of the surface, and it is equal to sigma. Sigma is equal to q over a, तो उस वाले से इसका जो यूनिट होगा कूलम पर मीटर स्क्वायर होगा। सिमिलरली आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी से आप क्या निकाल सकते हैं जी, आप अगेन टोटल चार्ज निकाल सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर हमें टोटल चार्ज की वैल्यू नहीं दी जाती, हमने खुद निकालनी होती है। सो वी कैन कैलकुलेट हियर द टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू द चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ द सरफेस। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं कि टोटल चार्ज निकाल सकते हैं। सिमिलरली फॉर द थ्री डायमेंशन केस डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अंदर हमारे पास कलेक्शन ऑफ क्लोजली स्पेस्ड लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्री चार्जेस ऑन द इंटायर volume of the body is known as volume charge distribution, and in this case we have a cube here, और ये क्यूब लिया गया है, क्यूब के ऊपर हमने सपोज किया है कि पूरे का पूरा पॉजिटिव चार्ज है, और इसका जो वॉल्यूम है हमारे पास v is equal to l length multiplied by width multiplied by the height है। So you can notice here that ये लेंथ है, विड्थ है, और इस दफा हमने हाइट या डेप्थ भी ऐड कर ली हुई है, जिसकी वजह से ये वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ, विड्थ एंड हाइट का फॉर्मूला दे रहा है। सिमिलरली फॉर द केस ऑफ सफियर, आप देख सकते हैं कि एक सफियर है जिसके ऊपर आपने कंटिन्यूस चार्ज जो है वो कंसिडर किया हुआ है, और उसका जो वॉल्यूम है हमारे पास v is equal to 4/3 पाई आर क्यूब लिखा हुआ है। तो उस हवाले से हमारे पास जो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है वो एस्टिमेट की जा सकती है कि जो टोटल चार्ज है वो कितने वॉल्यूम पे सेपरेट अपना यू कैन से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उस हवाले से हमारे पास जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, व्हेन द चार्ज q is distributed evenly throughout the volume v, the volume charge density is defined as rho. For this time we are taking as another variable, like we have a rho, so rho is equal to q over v. So the unit will be now for this time c over meter cube, ठीक है जी। So that's why the rho will be equal to q over v, और ये इस हिसाब से लिखा जा सकता है। Again if we want to calculate the total charge that is distributed throughout the volume, so we can compute here q is multiplied by the rho multiplied by the v। अगर आप वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास जो है वो टोटल चार्ज आ जाता है। और ये सारे केसेस जो है ये उन केसेस के लिए हैं जहाँ पे आपके पास किसी किस्म की इरेगुलर शेप्स नहीं आती। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इन अ समरी कि जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है उसके अंदर हमारे पास जो यूनिट है और जो फॉर्मूला है दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू क्यू ओवर एल, एंड here we have coulomb per meter. For the case of surface charge density, we have total charge divided by area. It is called surface charge density. Sigma is represented as a surface charge density, और ये सारी बुक्स के अंदर ऑलमोस्ट सारी जगहों पे ऐसे ही लिखा जाता है EMT बुक्स के अंदर। So Q over A, which represents the charge per unit area, and the unit is coulomb per meter square. For the case of volume charge density, we have here Q divided by volume, so the charge per unit volume. So it is the charge per unit volume, and with the units, measuring units are coulomb per meter cube. So it is represented by the rho. तो याद रखिए, अब नेक्स्ट कभी भी हम जब जिक्र करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी का तो वो विल टेक इट एज डिनोटेड बाय लैम्डा। अगर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी का जिक्र करेंगे तो वो सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का जिक्र करेंगे तो वो रो की फॉर्म से लिखा जाएगा। तो इस लेक्चर का बुनियादी मकसद ये चीज़ें आपको बताना था कि हम जो चार्जेस हैं उनको किस तरह से विद रिस्पेक्ट टू डायमेंशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, और आम तौर पे और रियल लाइफ के अंदर हमारे पास जो चार्जेस होते हैं या तो वो वन डायमेंशन के केस के थ्रू होंगे या टू डायमेंशन के केस के अंदर या फिर थ्री डायमेंशन के केस के अंदर होंगे। जबकि
हमारे पास जो लॉज थे, स्पेशली कूलम्स लॉ जो है वो चार्ज इंटरेक्शन का, वो एक सिंगल पॉइंट चार्ज के ऊपर है, जो कि एक प्रैक्टिकल केस के तौर पर नहीं आता। तो इस वजह से हमारे पास जो है ये तीनों केस जो है वो रियल लाइफ ईएमटी के लिए बहुत ज़रूरी थे, तो इसलिए हम इसको स्टडी कर रहे हैं। तो इस हवाले से हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे, और इन द नेक्स्ट लेक्चर हम बात करेंगे कि एस्टिमेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस एक्सर्टेड बाय कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि आपके पास ये जो हमने 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज स्टडी किया है, अगर ये बॉडीज जो है कंसीडर कर ली जाए कि ये एक दूसरे बॉडी के साथ इंटरेक्शन करती है, तो वो कैसी होगी। हालांकि हमने कूलम्स लॉ में सिर्फ पॉइंट चार्जेस की बात की थी, तो इसका मतलब हमें कुछ इश्यूज आएंगे जो कि इन चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन और इंटरेक्शन को स्टडी करने के लिए जरूरी है। तो इसलिए हम पॉसिबल इश्यूज रिगार्डिंग कूलम्स लॉ देखेंगे कि कूलम लॉ कहाँ तक हमें हेल्प कर सकता है, और उसके बाद हमने कौन से स्टेप्स यूज करने हैं जो हम के स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन की तरफ जाएंगे फॉर दी एस्टिमेशन, के इनको एस्टिमेट करने के लिए हमें किस स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन का सहारा लेना पड़ेगा। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इन सारे बेसिक आइडियाज के ऊपर और उसके सोल्यूशन के ऊपर बात करेंगे। तो किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, आंसर यू कैन आस्क अबाउट these questions in our interactive session groups. You can ask in Zoom meeting, WhatsApp group, or you can ask also in YouTube comment section. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का कोई आपको प्रॉब्लम होता है तो लाजमी तौर पे पूछिएगा। यू आर ऑल वेलकम टू आस्क क्वेश्चन। अल्लाह हाफ़िज़।